फ्रेंड्स, क्या आप इस फोटो के बारे में जानते हैं? शायद जानते होंगे। ये है इंग्लैंड का राष्ट्रीय ध्वज, नेशनल फ्लैग। और इसके बारे में तो कौन नहीं जानता। ये है हमारा प्यारा तिरंगा। ठीक है, अब बात करते हैं इनकी। क्या आप इनके बारे में जानते हो? शायद नहीं जानते। ये है यूसुफ मेहर अली। ये है यूसुफ मेहर अली। अब इनके बारे में बात क्यों कर रहे हैं वो मैं आगे बताऊंगा। ठीक है, तो स्वागत है दोस्तों आपका आपके अपने चैनल आरपीएससी एग्जाम्स पाठशाला में। आपको तो पता ही है कि अपन पढ़ रहे हैं भारतीय संविधान का निर्माण और इसकी पृष्ठभूमि को अपन पढ़ रहे हैं। पृष्ठभूमि को अपन ने दो भागों में डिवाइड किया है। एक तो ब्रिटिश कंपनी का शासन यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन, और दूसरा है ब्रिटिश क्राउन का शासन। ब्रिटिश क्राउन के शासन में पिछले भाग में अपन ने पढ़ा था मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स, और आज अपन पढ़ रहे हैं साइमन कमीशन। ठीक है, साइमन कमीशन। और ये वीडियो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए समान रूप से उपयोगी है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो शुरू करने से पहले अपन एक बात ये देखेंगे कि साइमन कमीशन क्यों लाया गया। आपको तो पता ही होगा, पिछले वीडियो में आपने देखा होगा, भारत शासन अधिनियम 1919 में एक प्रावधान यह भी किया गया था कि इस अधिनियम के यानी कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के प्रभावों को जानने के लिए 10 साल बाद एक वैधानिक आयोग का गठन किया जाएगा। लेकिन देखो क्या हुआ। अब शुरू होगा अपना टॉपिक। निर्धारित समय से 2 साल पहले ही नवंबर 1927 में, यानी कि 1919 में तो एक्ट आया था और होना कब चाहिए था, 1929 में वैधानिक आयोग का गठन। लेकिन निर्धारित समय से 2 साल पहले ही नवंबर 1927 में 1919 के अधिनियम से भारत की स्थिति जानने के लिए एक वैधानिक आयोग का गठन किया गया। ठीक है, इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? सर जॉन साइमन। और इसका नेतृत्वकर्ता कौन था? सर जॉन साइमन। और इसी के नाम से इसे साइमन आयोग कहा गया। यानी कि साइमन आयोग असल में क्या था? एक वैधानिक आयोग था जिसकी परिकल्पना कब कर ली गई थी? 1919 में। और उसको लाना कब था? 1929 में। लेकिन 2 साल पहले ला कब दिया गया? नवंबर 1927 में। क्यों लाया गया? 1919 के अधिनियम से भारत की स्थिति जानने के लिए। ठीक है, क्लियर। अब अपन देखते हैं दूसरा पॉइंट। देखिए, ये जो साइमन कमीशन था, इस आयोग में कुल 7 सदस्य थे, यानी कि टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 7। ठीक है, जो सभी ब्रिटिश थे। ये सबसे बड़ी बात है, इसीलिए इसका विद्रोह हुआ था। जो सभी क्या थे? ब्रिटिश थे। इनमें से एक लेबर लिखा हुआ है, लेबर पार्टी है एक्चुअली। आज भी लेबर पार्टी है इंग्लैंड में जो उस समय थी। ठीक है, 2 पार्टियां हैं इंग्लैंड में, एक तो कंजर्वेटिव, एक लेबर पार्टी। तो लेबर पार्टी समझना आपको, लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली भी थे। यानी कि जो 7 सदस्य आयोग था उनमें से एक लेबर पार्टी के क्लीमेंट एटली भी थे। ठीक है, अब ये क्लीमेंट एटली का नाम क्यों आया वो देखते हैं। जो भारत में स्वशासन बहाल करने के लिए प्रतिबद्ध थे, यानी कि इनका उदारवादी रवैया था। ठीक है, और ये चाहते थे भारत पर ब्रिटिश शासन न रहे और भारत खुद स्वशासन बहाल हो, भारत में स्वशासन बहाल हो। और अंततः देखिए, और अंततः इनके 1945 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बनने के बाद, यानी कि जो साइमन आयोग था उसका एक सदस्य क्लीमेंट एटली था, वो क्या हुआ? 1945 में ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन गया। ठीक है, बनने के बाद ही भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 लाया गया। परिणाम स्वरूप भारत स्वतंत्र हुआ। ठीक है, और 1951 तक ये प्रधानमंत्री रहे थे और इन्हीं के काल में भारत स्वतंत्र हुआ था। अब देखते हैं तीसरा पॉइंट। देखिए, इसका कोई भी सदस्य, इसका यानी कि साइमन कमीशन में टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितने थे? 7। हेड कौन था? जॉन साइमन। ठीक है, और इसका कोई भी सदस्य भारतीय नहीं होने के कारण कांग्रेस समेत, उस समय सबसे बड़ी राजनीतिक पार्टी कौन थी? कांग्रेस ने भी इसका विद्रोह किया था। तो कांग्रेस समेत लगभग सभी पार्टियों और आम भारतीयों ने इसका विरोध किया। क्यों किया? कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। टोटल 7 मेंबर्स थे ना, वो सारे अंग्रेज थे। और 1928 में जब ये आयोग भारत पहुंचा,
1927 में सब डिसाइड हो गया कौन अध्यक्ष होगा, कितने सदस्य होंगे और वो सदस्य कौन होंगे, और 1928 में ये भारत आया। तो इसका जबरदस्त विरोध हुआ। तो इसका क्या हुआ? जबरदस्त विरोध हुआ। क्यों? क्योंकि कोई भी सदस्य भारतीय नहीं था। अब बात कर लेते हैं अपन मेयर अली की, जिनकी फोटो आपने वीडियो में देखी थी। ठीक है, तो मेयर अली ने ही ये नारा दिया था क्या? साइमन गो बैक। इसीलिए अब उनकी फोटो इस वीडियो में लगी हुई है। साइमन गो बैक का नारा किसने दिया था? मेहर अली ने। ठीक है, तो यूसुफ मेयर अली ने साइमन गो बैक का नारा दिया। वो एक फ्रीडम फाइटर थे जिनको बहुत कम लोग जानते हैं। आपको एक बात और बता दूं कि भारत छोड़ो का नारा भी यूसुफ मेयर अली ने ही दिया था। भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? सबको पता है, 1942 में। तो चलिए देखते हैं अगला पॉइंट। तीव्र विरोध के बावजूद इस आयोग की रिपोर्ट पेश की गई, यानी कि विरोध हुआ लेकिन रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें अब जो रिपोर्ट किसने बनाई थी? किसने बनाई थी रिपोर्ट? रिपोर्ट बनाई थी साइमन कमीशन ने। किस पे रिपोर्ट बनाई थी? 1919 के अधिनियम में जो सुधार लागू हुए थे उस पे रिपोर्ट बनाई थी। उस रिपोर्ट में क्या बोला गया वो देखते हैं, जिसमें द्वैध शासन प्रणाली चालू रखने। द्वैध शासन प्रणाली क्या थी? आपको मैंने बताया था कि जो स्टेट, पिछले वीडियो में बताया था ना, जो स्टेट थे उसमें दो प्रकार की मशीनरी थी विधान बनाने की। एक में तो गवर्नर जनरल और भारतीय मंत्री मिलकर विधान बनाते थे, किस पे? हस्तांतरित विषयों पर, जबकि गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल कानून बनाती थी किस पे? रिजर्व विषयों पे। इसको क्या बोला था? डायआर्की। इसको क्या बोला था? द्वैध शासन प्रणाली। ठीक है, तो रिपोर्ट पेश हुई और उसमें बोला द्वैध शासन प्रणाली को चालू रखना चाहिए। दूसरा था ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना करना, यानी कि जो ब्रिटिश भारत में जो बहुत सारी रियासतें थी और प्रांतें थी उन सब को मिलाकर एक संघ की स्थापना की जाए। एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने जैसी मुख्य सिफारिशें समेत अनेक सिफारिशें की गई। सांप्रदायिक निर्वाचन कब शुरू हुआ? आपको मैंने बताया था 1909 में, जब क्या आया था? मोर्ले मिंटो सुधार। पहली बार मुसलमानों को सेपरेट इलेक्टोरेट दिया गया था, यानी कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दिया गया था। किसमें? निर्वाचित सदस्यों में, निर्वाचित सदस्य चुने जाने के लिए। लेकिन उस रिजर्वेशन सिस्टम और आज के रिजर्वेशन सिस्टम में फर्क क्या था? ये भी मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि उस रिजर्वेशन सिस्टम में मुसलमान जो प्रतिनिधि होता था उसको केवल मुस्लिम ही वोट कर सकते थे। ठीक है, लेकिन आज ऐसा नहीं होता। कोई भी कॉन्स्टिट्यूएंसी रिजर्व घोषित होती है तो कैंडिडेट उस जिसके लिए रिजर्व है उस कम्युनिटी का होता है, लेकिन वोट सारे लोग करते हैं। लेकिन उस टाइम ऐसा नहीं था। तो एक बार इस पॉइंट को दोबारा देख लेते हैं। तीव्र विरोध के बावजूद इस आयोग की रिपोर्ट पेश की गई, जिसमें द्वैध शासन प्रणाली चालू रखने, ब्रिटिश भारत संघ की स्थापना करने एवं सांप्रदायिक निर्वाचन व्यवस्था को जारी रखने जैसी मुख्य सिफारिशें समेत अनेक सिफारिशें की गई। ठीक है, चलो देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। आयोग की सिफारिशों पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने, अब आयोग ने सिफारिशें कर दी और उस पर विचार करने के लिए ब्रिटिश सरकार ने ब्रिटिश भारत और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 गोलमेज सम्मेलन 1930-32 में किए। अब देखो, आयोग आया, आयोग ने अपनी सिफारिशें दी और वो चला गया। ठीक है, अब क्या हुआ? ब्रिटिश जो क्राउन था उसने क्या कहा? ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि जो भारत में थे और भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों के साथ 3 सम्मेलन किए। किस पे? आम सहमति बनाने के लिए ये सम्मेलन किए। इनको क्या नाम दिया गया? गोलमेज सम्मेलन। ये कब हुए? 1930, 31 और 32 में किए गए थे। ठीक है, और एक एक्स्ट्रा पॉइंट मैं आपको इस पॉइंट में बताना चाहूंगा कि बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया था। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट। इन सम्मेलनों में हुई चर्चा के आधार पर एक श्वेत पत्र तैयार किया गया। यानी कि देखो, साइमन कमीशन आया, साइमन कमीशन ने अपनी सिफारिशें दी। उस सिफारिशों की बात कहाँ हो गई? भारतीय रियासतों के प्रतिनिधियों और ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधियों के साथ बात हो गई और आम सहमति बन गई। उस आम सहमति का क्या किया गया? एक श्वेत पत्र बनाया गया, जिसके आधार पर भारत सरकार अधिनियम 1935
बना। यानी कि जो ये आम सहमति बनी, हालांकि ये आम सहमति नहीं थी, लेकिन उसमें भारत पर ब्रिटिश शासन था तो इसको नाम दे गया, आम सहमति बन गई है। तो इसी के आधार पर क्या हुआ, भारत सरकार अधिनियम 1935 से बना दिया गया। अब लास्ट में आपको एक बात बोलना चाहूंगा वीडियो के लिए, ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो के लिए आरपीएससी एग्जाम्स पाठशाला को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर करिए। जय हिंद दोस्तों।